ठीक, इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक ना? क्या है ये? रो, कॉलम, सेल और सीट। मतलब एक प्रोग्राम जो कैल का मान करते हैं उसमें कितने सीट होते हैं? 1000। ठीक है। सेल कितने होते हैं? तो जब सेल निकालना होगा तो बताया था मैं पिछले दिन, क्या करना है, इसका गुणा इतने में कर देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक ना? सीधी सी बात है। मतलब सीधी सी बात है कि जब रो और कॉलम मिलते हैं तभी हमारा क्या होता है? सेल तैयार होता है। तो उन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा सेल आ जाएगा। ठीक ना? और ये क्या है? जूम है। कैल्क में जूमिंग कितना होता है? 20%। और मतलब कम से कम कितना होगा? 20%। और ज्यादा से ज्यादा 400%। ठीक। और एक्सेल में वहीं पे 10% होता है और उसमें भी 400% होता है। ठीक ना? ये याद रखिएगा, ऑलमोस्ट पेपर वगैरह में आता है पूछने के लिए। ठीक ना? अगला हेडिंग डालिए, मेनू बार। मेनू बार। ठीक ना? अब ध्यान दीजिए, मेनू बार बताया था ना पिछले दिन क्या होता है? सीधी सी बात है कि जिसमें सारे मेनू उपलब्ध होते हैं उसी को क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। अब पिछले राइटर में आप लोग को लिखवाया गया होगा, ठीक ना, कि लिब्रे ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम में 11 मेनू होते हैं। कितने होते हैं? 11। ठीक ना? जिसमें का पहला फाइल और लास्ट हेल्प होता है। ठीक ना? इसमें लिखिए, टाइटल बार के नीचे दर्शित होने वाली पट्टी को, टाइटल बार के नीचे दर्शित होने वाली पट्टी को मेनू बार कहते हैं, जिसमें कुल 11 मेनू होते हैं। ठीक है? जिसमें कुल 11 मेनू होते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है? बोले, लिखिए, इसमें छोटे छोटे बटन होते हैं। इसमें छोटे छोटे बटन होते हैं जिस पर माउस क्लिक करके, जिस पर माउस क्लिक करके उनसे संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ठीक ना? पिछले दिन दिखा था आप लोग को बटन स्टैंडर्ड टूल बार में, दिखा था कि नहीं दिखा था जी? दिखा था कि नहीं दिखा था? कहो कि चेक करना भूल गए, कहां से दिखेगा। ठीक, जिससे संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ठीक ना? लिखिए, इसमें न्यू, ओपन, सेव, न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, ईटीसी बटन होते हैं। ईटीसी बटन होते हैं। कॉपी पेस्ट, ईटीसी बटन होते हैं। ठीक है? ध्यान दो बाबू इधर, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक ना? अब फॉर्मेटिंग का हिंदी मतलब क्या होता है पता है? बताए थे एक दिन हम, बताए तो होंगे ही। संयोजित करना या सजाना। ठीक ना? तो सीधी सी बात है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को खूब बढ़िया से डिजाइन लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ईटी से संबंधित कार्य, हाँ, कार्य कर सकते हैं। इसमें लिखिए, यह टूल बार, यह टूल बार विभिन्न प्रकार के बटन्स की श्रृंखला होती है, चाहे समूह होता है। विभिन्न प्रकार के बटन्स की
समूह लिखिएगा, विभिन्न प्रकार के बटन्स के समूह होते हैं जिसके माध्यम से वर्कशीट में एंटर किए गए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जा सकती है, जैसे फंट मैंने पता है ना, है बताओ जी। हाँ, लिखावट फंट, उसके बाद कॉमा देके फंट साइज, फिर कॉमा, फंट कलर, कॉमा देते रहिएगा सब में, फंट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, etc। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, etc। ठीक ना। आगे बोले, अगला हेडिंग लिखेगा फार्मूला बार। फार्मूला बार बोले, लिखिए, इसके माध्यम से कैल्क में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके माध्यम से कैल्क में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसको बनाइए। हाँ, ठीक ना। नेम बॉक्स या रेफरेंस एरिया, ठीक। फंक्शन विजार्ड, सेलेक्ट फंक्शन, इक्वल, कैंसिल, एक्सेप्ट, इनपुट लाइन या फॉर्मूला एंट्री एरिया, ठीक ना। अब इसको बना लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है। बना, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ठीक ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये जो नेम बॉक्स है, पूरे जो हमारा क्या है, वर्कशीट है, जिसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, उसमें जितने सेल हैं उनका एड्रेस कहाँ दिखाता है, यहीं पे, ठीक ना। अब जितने हमारे शीट में फंक्शन जो उपलब्ध होते हैं, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो सारा फंक्शन हमें शो होने लगेगा, ठीक ना। और सीधी सी बात है, ये क्या है, कैंसिल है, मतलब कोई भी हम चीज लिखे रहते हैं, अगर उसे उसमें नहीं लिखना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इक्वल का प्रयोग याद रखिएगा कि पूरे सीट में जब भी फंक्शन लगाना होगा तो हमें इक्वल लगाना आवश्यक है, नहीं लगाएंगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये इनपुट लाइन एरिया याद रखिए, किसी भी सेल में आप रहेंगे उसमें कुछ भी लिखेंगे तो कहाँ दिखाएगा,
इनपुट लाइन एरिया में। मान लेते हैं कि अगर किसी सेल में आपको नहीं भी लिखना है, उस पर जाके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख के जब एक्सेप्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने सेल में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, जो सिलेक्टेड रहेगा। मतलब सब में नहीं जाएगा, जो सिलेक्ट रहेगा वहीं जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। ठीक ना, इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इसका पहला हेडिंग डालिएगा नेम बॉक्स। बॉक्स बोले बोले बाबू। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, लिखो। यह बॉक्स फार्मूला बार के बाईं तरफ होता है, जिसमें हाँ, फार्मूला बार के बाईं तरफ होता है जिसमें एक्टिव सेल का एक्टिव सेल एड्रेस शो होता है। एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है। अगला हेडिंग लिखिएगा। अगला हेडिंग क्या है पता है ना? फंक्शन विजार्ड। अब एक एक स्टेप जानते चलेंगे तो क्या होगा, सही से जान लेंगे। आप पूरा स्टेप नहीं जानेंगे तो सही से नहीं आएगा। ठीक ना? ठीक, इसमें लिखिएगा फंक्शन विजार्ड में। इस पर क्लिक करते ही फंक्शन विजार्ड का एक विंडो शो होगा। इस पर क्लिक करते ही फंक्शन विजार्ड का एक विंडो शो होगा। ठीक ना? जिसमें सभी फंक्शन उपस्थित होते हैं। अभी बताया ना यही बात कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो उस सीट पे जितना फंक्शन रहेगा वो क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। कल आपको ये सब चेक करना है। ठीक ना? कहाँ पे? सिस्टम में। हाँ, शो होगा या दिखाई देने लगेगा। ठीक ना? अब अगला हेडिंग है आपका सेलेक्ट फंक्शन। मैं तो दूसरे पे जा रहा था। सेलेक्ट फंक्शन लिखिए। इस बटन पर क्लिक करते ही वर्तमान में उपयोग किए गए फंक्शन शो होने लगते हैं। वर्तमान में उपयोग किए गए फंक्शन शो होने लगते हैं। ठीक है? वर्तमान में उपयोग किए गए फंक्शन शो होने लगते हैं। अगला हेडिंग डालिए इक्वल बटन। हेडिंग डालिए आप लोगों ने। क्या हेडिंग डाला है? इक्वल फंक्शन। इसमें लिखिए जब माउस से इस बटन पर क्लिक किया जाता है तब एक्टिव सेल में फॉर्मूला प्रारंभ हो जाता है। ठीक ना? अभी बताया ना कि सीधी सी बात है कि जब भी हमको फार्मूला लगाना होगा तो हमें इक्वल टू, कहाँ थे हम? ये हो गया ना इक्वल फंक्शन। अगला हेडिंग डालिए कैंसिल। ठीक ना? अब जैसा कि बताए हैं कि मान लेते हैं कि कोई सेल में हम क्या हैं, मौजूद हैं और उसमें जो लिखा वो नहीं चाहिए। ठीक ना? तो कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिखिए इसमें नहीं भाई, बस सेल पे जाना है, उसके बाद कैंसिल पे टिप देना, वो खत्म हो जाएगा। लिखिए
किसी सेल में एंटर किए गए डाटा को डिलीट करने के लिए कैंसिल बटन का प्रयोग किया जाता है। डिलीट करने के लिए कैंसिल बटन का प्रयोग किया जाता है। हो गया? आगे बोले, अगला हेडिंग एक्सेप्ट। अच्छा, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। ठीक, हिंदी आती है ना? अच्छा ठीक है, लिखिए। जब माउस को इस बटन पर क्लिक करते हैं, जब माउस को इस बटन पर क्लिक करते हैं तब इनपुट लाइन एरिया में इंटर किया गया टेक्स्ट या नंबर इनपुट लाइन एरिया में इंटर किया गया टेक्स्ट या नंबर करंट सेल में पहुंच जाता है। ठीक ना? ये हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अगला हेडिंग हमारी इनपुट लाइन फॉर्मूला एंट्री एरिया। ठीक, अब शुरू में हम बताए हैं, ठीक ना, शुरू में हम बताए हैं क्या है कि जब किसी सेल पे हम रहते हैं, ठीक ना, और उसमें कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक ना? अच्छा, हम किसी सेल को सेलेक्ट करके इसमें लिखेंगे तो वो भी इसमें दिखाई देगा। मतलब ये क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में कनेक्शन इन लोगों का रहता है। कुछ भी लिखे यहाँ तो वहां दिखाएगा, वहां लिखे तो यहाँ दिखाएगा। ठीक ना? इसमें लिखिए यह एरिया टेक्स्ट बार की तरह कार्य करता है। यह एरिया टेक्स्ट बार की तरह कार्य करता है, जिसमें किसी टेक्स्ट या नंबर को टाइप करते हैं तो वह करंट सेल में पहुंच जाता है। करंट मतलब समझ रहे ना, वर्तमान सेल में, जिसमें मतलब आप मौजूद रहेंगे उस समय, उस वक्त, उस घड़ी। ठीक ना? घड़ी से याद आया बाबू। ठीक, एक बात सुन लो मेरी, सभी लोग ध्यान से। ठीक है, लिख लो, उसके बाद सुनो। लिख लिए? अब घड़ी से एक बात याद आई है, ठीक ना, कि जीवन में कभी भी, ठीक, फ्यूचर का फैसला कभी भी प्रेजेंट में मत लेना, अगर खुश रहना होगा तब, क्योंकि भविष्य किसी ने आज तक देखा नहीं है। ठीक ना? आज सोचोगे कि भविष्य का फैसला हम आज कर लें या भविष्य में खुश रहेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना? ये बात हमेशा याद रखना, घड़ी की बात है। ठीक ना? अगला हेडिंग डालिए, सेल रेंज। सेल रेंज मिला लेना इस बात को। ठीक ना? जो व्यक्ति कल का फैसला आज करता है, कल जाके दुखी होता है। ठीक ना? क्योंकि क्या पता, तुमको थोड़ी पता है कि आज हम खुश हैं तो अगले दिन खुश होंगे कि नाराज होंगे। और कल के दिन सोचोगे कि नाराज होना है तो आज से नाराज होकर बैठ जाओगे, तो उसका कोई फायदा है? नहीं है। ठीक ना? तो कल क्या होने वाला है इस पे ध्यान मत देना। जो आज है उसको जियो, जो कल आएगा उसको तो भाई कैसे भी झेलना है, चाहे कुछ ना कुछ उसके लिए उपाय करना है कि नहीं है? ठीक ना? तो कभी भी फ्यूचर का फैसला वर्तमान में मत करना। हेडिंग डालिए सेल रेंज ना। अब सेल एक निर्धारित है, एक दूरी जो निर्धारित है, मतलब हमको देखिए कि यहां से लेके यहां तक वो निर्धारित दूरी है। ठीक ना? तो उसको कैसे लिखेंगे, मतलब हमें स्पेस को भी बचाना है। जैसे एक ही सेल में पूरा सब वो कर देना, जैसे सेल बना रहता है बॉक्स ना, अब एक एक तो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तब तो पूरा यहां से लेके यहां तक हो जाएगा ना। ठीक, हम चाहते हैं कि अगर यहां से यहां तक है तो कैसे लिखेंगे, एक ये लिख दें और एक लास्ट वाला लिख दें
पूरा वो सिलेक्शन में आ जाए। तो उसी के लिए प्रयोग करते हैं किसका, सेल रेंज का, ठीक ना, जिसका प्रयोग सेमीकोलन के साथ होता है, ठीक ना। लिखिए, ठीक है। अब किससे अलग करते हैं उसको, तो कॉलन चिन्ह के साथ अलग करते हैं, ठीक है। गधा चिन्ह चिन्ह नहीं लिखते हो, सिंबल, ठीक ना, चिन्ह से अलग किया जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे A1 दिखाता है, B1 दिखाता है, C1 दिखाता है, D1 दिखाता है, उसके बाद E1 दिखाता है, ठीक ना। इन सबको एक ही बार में सेलेक्ट करना है हमारे एक्सेल शीट में। अब इसको क्या करोगे, एक एक तो लिखेंगे, लंबा हो जाएगा ना, तो इसको एक बार में लिखना होगा, तो लिखेंगे इक्वल टू A1 कॉलन नहीं E1, मतलब यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में जितना भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये होता है कॉलन का प्रयोग, सेल रेंज कहलाता है ये, ठीक ना। अगला हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्क डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्क डाटा, बोले, लिखिए। अच्छा, क्लासिफिकेशन माने क्या होता है, क्लासिफिकेशन माने क्या होता है, वर्गीकृत करना है, अलग करना, ठीक है, बांटना, ठीक ना। लिखो, कैल्क डाटा को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कैल्क डाटा को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक ना, पहला कांस्टेंट, दूसरा फॉर्मूला। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिरांक और दूसरा है फॉर्मूला माने सूत्र। कांस्टेंट माने स्थिरांक और फार्मूला माने सूत्र। याद रहेगा, देखते हैं कितने लोग को याद रहता है, ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट स्थिरांक क्या होता है, मतलब वो टेक्स्ट या वो नंबर, ठीक ना, जिसे एंटर करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिरांक, कांस्टेंट, ठीक ना। और दूसरा है सूत्र, मतलब कोई भी नंबर हम डालें, ठीक ना, जैसे हम लिखते हैं ना कि इक्वल टू 2 गुणे 2, तो ये 2 गुणे 2 नहीं ना दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 4, तो ये परिवर्तन हो गया, तो ये सूत्र में आ जाएगा। अगर हम लिख देंगे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, बस लिखेंगे 2 गुणे 2, तो सेम वैसे ही दिखाएगा जैसे हम लिखेंगे, ठीक ना। तो पहला हेडिंग डालिएगा इसमें, बोले, ठीक है। हेडिंग पड़ गई, कांस्टेंट लिखिए। इसमें इंटर किए गए डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें इंटर किए गए डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जिस प्रकार इंटर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये जिस प्रकार इंटर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सेल में शो होता है।
यह जिस प्रकार इंटर किया जाता है ठीक उसी प्रकार सेल में शो होता है। ठीक है, जैसे 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 में लिखना बाबू, 12 4 + 8 कामा है बीच में, ध्यान से देख लेना। ठीक है ना। अगला हेडिंग डालिएगा फॉर्मूला। क्या डालिएगा? फॉर्मूला। कोष्टक में ऐसे इक्वल टू बना लीजिएगा। फार्मूला लिखने के बाद कोष्टक में इक्वल टू बना लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला तभी प्रारंभ होता है जब हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। नहीं लगाएंगे तो हाँ तो नहीं आएगा। ठीक ना। बोले आप, लिखिए। कैल्क में फार्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होता है। कैल्क में फार्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। हाँ वही प्रारंभ होता है, प्रयोग बोल दिए हैं, सॉरी प्रारंभ होता है। ठीक ना। एक फार्मूला एक एक्सप्रेशन होता है। एक फार्मूला एक एक्सप्रेशन होता है जो सेल या सेल रेंज को जो सेल या सेल रेंज की वैल्यू पर ऑपरेट होता है। ठीक ना। किस पे ऑपरेट होता है? वैल्यू पर। ठीक ना। अभी इसको हम समझा दे रहे हैं कैसे होता है। लाइन चेंज करके लिखिए। फार्मूला का मुख्य उद्देश्य फार्मूला का मुख्य उद्देश्य उसमें लिखी गई उन संख्याओं से ऑपरेटर के अनुसार गणितीय क्रिया करना होता है। गणितीय क्रिया करना होता है जब कभी सेल में परिवर्तन किया जाता है। जब कभी सेल में परिवर्तन किया जाता है तो परिणाम स्वतः ही बदल जाता है। तो परिणाम स्वतः ही बदल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक ना। अभी ध्यान से देखो यहां पे ये लिख लो। ठीक ना। डेट का शॉर्टकट किए है। हाँ टाइम आता है। ठीक ना। अब इसको लिखने के बाद ध्यान से समझ लो, 2-4 बातें मैं बता दे रहा हूं। ठीक ना। उसको नहीं लिखना है, उसको बस समझना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक ना। ये हो गया, मिटा दें। अब ध्यान से देखो।
ऐसे ना होता है हमारा सीट है 1 2 3 4, ठीक है। अब बताया ना फार्मूला का प्रयोग कैसे होता है। मान लेते हैं कि हम इसमें लिखे हैं 4, इसमें लिखे हैं 8, इसमें लिखे हैं 6, क्या लिखे हैं 6, चाहे किसी और सेल में कुछ और है, ठीक ना। तो दो तरीके से हम प्रयोग करते हैं। एक तो डायरेक्ट इक्वल टू के साथ लिख देते हैं 4 गुणे 8 और एंटर करने पे आंसर आ जाता है। कितना होता है एंटर करने पे बता। तो एंटर करेंगे ऐसे तो क्या दिखाएगा 32। और दूसरा तरीका होता है यही, ये सेम क्या करेंगे इक्वल टू लिखेंगे A1। A1 का मतलब ए जो कॉलम है और 1 माने जो रो है, उसमें वो हमारा क्या है 8 है और गुणे हाँ A1 सेल संख्या है A1, ठीक ना। उसके बाद लिख देंगे B1, क्या लिख देंगे B1। और इसको भी इंटर करेंगे ना तो भी क्या दिखाएगा 32 ही दिखाएगा। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सेल से कनेक्टेड नहीं है, इसको हमें खुद जाके परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये सेल से कनेक्टेड है, मतलब अगर हम इसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा आंसर बदल जाएगा। कितना हो जाएगा ठीक ना। लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें ये सेल से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा तब चेंज होगा, और इसमें हमें बस सेल में चेंज कर देंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। तो टाइमिंग क्या है?